हमने स्लाइड नंबर 6 तक पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। हम इस स्लाइड पे थे, तो हम लोगों ने कुछ इसमें कोएफ़िशिएंट्स जो है ना वो डिस्कस करने हैं। कोएफ़िशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफ़िशिएंट्स जो है ना बेसिकली अगर मैं इनको सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो होता पता क्या है? आप लोगों ने कहीं इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अ, जैसे होती थी, अ, कोई इक्वेशन बोल दो, Q इज़ इक्वल टू AB। ठीक है? अच्छा, अब इस इक्वेशन में A क्या है? ये एरिया है ऑफ द चैनल, और V क्या है? ये वेलोसिटी है। मतलब अगर आप एग्जैक्टली एरिया फाइंड कर लो और एग्जैक्टली वेलोसिटी फाइंड कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Q आएगी। ठीक है? मतलब कोई डिफरेंस नहीं दोनों में आएगा, तो इसी वजह से बीच में इक्वल टू आता है कि देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इसी तरह कई ऐसे फार्मूलाज होते हैं कि जिनके अंदर मैं सपोज कर दो कोई इक्वेशन लिखूँ, जैसे x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई ए। ठीक। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं जब इनको पुट करता हूँ ना, तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं आते, ये पार्शियली इक्वल टू आते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू आते हैं। ठीक है? तो इनको एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? बिलफर्ज मैं यहाँ पे वो नंबर लिख रहा हूँ k। ठीक है? मल्टीप्लाई किया इसके साथ, हाँ जी, अब दोनों बैलेंस हो गए। तो ये जो ऑलमोस्ट इक्वल टू है ये एग्जैक्टली इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। अब क्या फ़र्क देखा आपने इसमें? आपने इसमें ये फ़र्क देखा कि आपकी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली इक्वल है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये जो के जिसने बैलेंस किया है इसे, ये क्या है? ये है कोई ना कोई कोएफिशिएंट या कोई ना कोई कांस्टेंट। ठीक है? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में ये फ़र्क होता है कि कोएफिशिएंट जो होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता होता है, जबकि कांस्टेंट्स जो हैं वो जस्ट कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब वंस दे आर प्लग्ड इन, उनकी वैल्यू जो है हर सिचुएशन के लिए वही रहेगी। ठीक है? अब ये जो कोएफिशिएंट है ना, हमने ये देखना है कि ये हैं क्या, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, ताकि डिस्चार्ज जो आपने फाइंड करना है उसकी जो वी ऑरिफिस के जो फार्मूला होगा कोई ना कोई डिस्चार्ज का, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जी वो फार्मूला जो है उसके लेफ्ट साइड पे तो क्यू ही आना है, क्योंकि डिस्चार्ज को हम क्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट साइड पे जी बहुत सारी की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है? जब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो कि ये फार्मूला है, ये एक्चुअल नहीं है, मैं सपोज करवा रहा हूँ, तो ऐसी ये जब पुट करते हैं तो ये इक्वल टू नहीं आता। तो ऐसे कुछ नंबर्स जो कि इन्हें इक्वेट करेंगे ना, उन्हें हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है? तो जो इसी सीरीज़ में इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो बैलेंस करने के लिए जो हम जो हम चीज़ें जो यहाँ पे देखेंगे, जो कोएफिशिएंट देखेंगे, उसमें जो पहला कोएफिशिएंट है वो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई साहब जब आपका जो ऑरिफिस बनता है और उसमें से जब आपका जो आपका वो है पानी, वो जब बाहर निकलता है तो होता क्या है कि वो जब पानी बाहर आता है ना, तो वो पानी थोड़ा-सा सुखेड़ के आता है। ये जो किनारे हैं ना ओरिफिस के, ये पानी को सुखेड़ते हैं थोड़ा-सा, है ना ऐसी बात? इसे हम बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्शन। ये एक टेक्निकल लफ्ज़ है, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे हम जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो इसे वीना कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? होता क्या है कि जब पानी जो है ओरिफिस से निकलता है ना, तो इन दीवारों की वजह से थोड़ा-सा वो सिकुड़ के निकलता है। ठीक है? जब वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा? हमने ओरिफिस अगर बिलफ़र्ज़ ये वाला ओरिफिस हमने लिया हुआ है कि ये ओरिफिस रेक्टेंगुलर है, जो हमने अभी पहले ड्रॉ किया था, मैंने बाद में मिटा दिया था कि जी उसकी जो ये वाली विड्थ है, इसको मैंने नाम दिया बिलफ़र्ज़ बी का, और जो इसकी दूसरी विड्थ है, इसको मैंने नाम दिया, ये जो इसकी ये वाली है हाइट है, इसको मैंने नाम दिया एच का। तो हम तो जी ओरिफिस का जो एरिया है वो ले रहे हैं बेसिकली इक्वल टू, ऊपर लिख दूँ मैं इसके, ए इज़ इक्वल टू बी एच। हम तो इसका टोटल एरिया ले रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जेट का एरिया कम हो गया है, तो वो तो ओरिफिस से जो एरिया है जेट का वो तो कम आएगा। ऐसे ही है ना?
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेट का एरिया जो है वो ऑरिफिस के एरिया से थोड़ा सा कम आ गया, ठीक है। उसे बैलेंस करने के लिए जो चीज़ हमें लेनी है ना वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि जेट की कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो अकाउंट फॉर करे। वो होता किसके इक्वल है, एक्चुअल एरिया ओवर थ्योरेटिकल एरिया, यानी कि जो जेट का एक्चुअल एरिया है, ठीक है, और जो ऑरिफिस का जो है वो थ्योरेटिकल एरिया, उसको 80 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे जो कांस्टेंट आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, वो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब आपने कैसे इसको डिवाइड कैसे किया, जो जो एरिया ऑफ जेट जितना था, जितना एरिया ऑफ जेट है, बिलफर्जी आपने पहले एरिया ऑफ ऑरिफिस निकाला, ये वाला, ये है ए सब ए, एरिया ऑफ ऑरिफिस बी इंटू एच। ये नीचे वाला क्या है, ये है ये जो ए सॉरी ए जो टी है ना, ये वाली ए टी जो नीचे लिखा हुआ है, ये एरिया ऑफ ऑरिफिस है। जो ऊपर क्या है, ये एरिया ऑफ जेट है, इसका एरिया जो कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो इधर पुट करना है जेट के एरिया को। कैसे फाइंड करना है जेट का एरिया, ये बात की बात है, फिलहाल आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऊपर कौन सा एरिया आना है, जो कम है, और कम किसका है, जेट का। क्यों कम हुआ है, क्योंकि वॉल्स की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्स जो हैं इसे फोर्स करेंगी थोड़ा सा इनवर्ड्स, ठीक है। आप वैसे भी देखो ना, जब कोई पानी निकल रहा हो किसी जगह से, बिलफर्ज अगर ये कोई है ना चैनल है बिलफर्ज आपका, ये कोई आपका किनारा था, आपने अगर बिलफर्ज इस किनारे को कभी जो है ना वो आ, तोड़ा हो ना, ठीक है, जो पानी इसके बीच में से निकलता है ना, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे निकलता होता है, कभी इसको ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर से निकलेगा वो, सही है, ड्यू टू द जो एक फ्रिक्शन, सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन तो नहीं बोलना चाहूँगा उसको, बेसिकली वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जेट है वाटर का, वो वाला दीवारों के लगने के बाद, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है ना बेसिकली, वो उसे हम जो है ना वो उससे उसका एरिया कम होता है, तो वो जो एरिया आएगा उसका कम हुआ एरिया, वो क्या है, एरिया ऑफ जेट। नीचे वाला कौन सा एरिया है, ये है एरिया ऑफ ऑरिफिस। दोनों को डिवाइड किया, आंसर जो आएगा वो बेसिकली क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया वो कम एरिया, जेट का जो एरिया, नीचे वाला एरिया जो है ज़्यादा एरिया, जो कि ऑरिफिस का एरिया। ऑरिफिस का एरिया कैसे आना है, अगर रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है तो इससे आना है, अगर सर्कुलर ऑरिफिस है तो फिर पाई आर स्क्वायर से आना है। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये रेशो है एक्चुअल वेलोसिटी ओवर थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अच्छा, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है और थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो वेलोसिटी होती है ना, वो तो जो बेसिकली इक्वल टू होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम आपने ये पढ़ा हुआ फिजिक्स के अंदर। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है जी थियोरेटिकल वेलोसिटी, जो इन थ्योरी अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इन एक्चुअल ये क्या है, फार्मूला क्या है, आपने ये पढ़ा है फार्मूला, ये है इन थ्योरी, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये मैं स्पेलिंग ठीक कर रही हूँ, ठीक है ना, ये है इन थ्योरी। एक्चुअली जो है वो होता क्या, एक्चुअली ये होता है कि वेलोसिटी जो है बेसिकली, ठीक है, ये बेशक होती है डिस्टेंस ओवर टाइम ही है, मैं इसको एस ओवर टी लिख रहा हूँ क्योंकि हम डिस्टेंस को एस से पढ़ते थे बचपन में, एस ओवर टी ही है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली इफेक्ट होती है एयर रेजिस्टेंस से भी, और ये एक्चुअली इफेक्ट होती है किससे, आपके सरफेस की रफनेस से भी। वो तो इस फार्मूले में कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अगर आप डिस्टेंस ओवर टाइम जो है वो रखो, देखो अगर आपकी गाड़ी ने जो है वो डिस्टेंस तय किया है, बिल्कुल एस की डिस्टेंस तय किया है 30 मीटर,
और जो टाइम लगा है इसको ये डिस्टेंस तय करने में वो है बिल्कुल 15 सेकेंड्स। आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी है वो वेलोसिटी। ये क्या है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है आपकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी। लेकिन अगर आप 2 मीटर एक्चुअली फील्ड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड चलो ना किसी रोड के ऊपर, बिल्कुल ये रोड है, ये सड़क बनी हुई है बिल्कुल, ये सड़क का एक किनारा है और ये सड़क का जो है ये जो दूसरे वाला है वो दूसरा किनारा है। आप इस सड़क के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलो, आप कभी भी 30 मीटर का डिस्टेंस जो है वो तय नहीं कर सकते 15 सेकंड में। ये शर्तीय बात है, करके देख लेना कभी। क्यों, एक्चुअली क्यों आप नहीं कर सकते 30 मीटर का सफ़र 15 सेकंड में? अगर आप 2 मीटर पर से गाड़ी चलाओ और 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर आप चलाओ, और अगर ये डिस्टेंस जो है ना वो, ये सारे का सारा डिस्टेंस जो है एक सड़क के ऊपर ये है जी 30 मीटर। हमारा फार्मूला ये कहता है कि ये सफ़र जो है ना आपका ये 15 सेकंड में तय हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से आप स्टार्ट करो तो यहाँ तक पहुँचो तो 15 सेकंड में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कभी ऐसा नहीं होगा। क्या वजह है कि आपने इस फार्मूले के अंदर कहीं भी फ्रिक्शन को तो काउंट फॉर किया ही नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को तो काउंट फॉर किया ही नहीं है। हमेशा आपका जो एक्चुअल है ना वो क्या होना है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, उस काम के लिए। ठीक है, तो जो एक्चुअल होता है हमेशा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो एक्चुअल जो आप जिस वेलोसिटी से इधर मूव करके आप 2 सेकंड में पहुँच सकते हो वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब अगर आपने यहाँ पे इसको वाकई ही 15 सेकंड में पहुँचाना है तो थोड़ी सी आपको वेलोसिटी अपनी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ानी पड़ेगी। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ आपकी होती है ना, एक्चुअल चीज़ हमेशा उससे कम होती है। ठीक है, एक्चुअल चीज़ हमेशा उससे कम होती है। जैसे थ्योरेटिकल जो था वो क्या था, थ्योरेटिकल ये था कि जी आपने 2 मीटर पर सेकंड जो है ना चलना है, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे आपने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड में तो आप पहुँच ही नहीं सके। तो ये जो चीज़ एक्चुअल चीज़ थी, ये 2 मीटर पर सेकंड जो थी ये कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि इस 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के अगेंस्ट जो है फ्रिक्शन भी है और साथ में इसके अगेंस्ट और क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी है। तो जो आपकी एक्चुअल चीज़ होती है वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल चीज़ से। समझ रहे हो इसको? हो सकता है कि हम हमारे स्पीडोमीटर के ऊपर आ रहा हो 1-2 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्चुअल वो वेलोसिटी जो है वो कम होती है क्योंकि रास्ते में जो है वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा होता है उसका। समझ रहे हो? तो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी ना जेट की, ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है आपकी, जो जिससे पानी निकल रहा है यहाँ से, वो ऊपर आएगी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो है वो नीचे आएगी। आई होप कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। पहला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा गाड़ी भी तो समझ आ गई कि फ्रिक्शन ने काम करना है उसको। ये किस चीज़ से कम होगी, जो आपकी इधर एक्चुअल वेलोसिटी जो है जेट की वो किससे कम होगी? आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रही है वो हो रही है लॉसेस की वजह से। लॉसेस कौन से हैं? इन किनारों को जो पानी टकरा के बाहर निकल रहा है, तो वो टकराने से जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है उससे आपकी जो वेलोसिटी है ना एक्चुअल वाली वो कम हो जाएगी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो इससे ज़रा ज़्यादा होगी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है, जो आप फार्मूले से फाइंड करते हो। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, जो एक्चुअली एक चीज़ की हो रही होती है। ठीक है, अच्छा मैं इसकी आखिरी एग्जांपल देता हूँ बात मुझे समझाने के लिए। ये होंडा कंपनी क्लेम करती है कि हमारा CD70 जो है ये 70 किलोमीटर करता है 1 लीटर के अंदर। आप कभी चला के देख लो वो 70 किलोमीटर नहीं करेगा 1 लीटर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस लैब में उसको टेस्ट किया होता है ना 70 किलोमीटर के लिए, उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन एक्चुअल फील्ड के अंदर जो है एयर रेजिस्टेंस भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है। आगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है इसको CD से आप शो करवाते हो और ये एक्चुअल डिस्चार्ज ओवर थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है। एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी, और थ्योरेटिकल क्या होता है, थ्योरेटिकल एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअल एरिया ओवर जो थ्योरेटिकल एरिया है या एरिया ऑफ ऑरिफिस है, ये तो होता है CC
पढ़ा हुआ आपने इस बात को। ये देखो एरिया ओवर जो ए टी है जो कि थ्योरेटिकल है, यहाँ पे एरिया ऑफ ऑरिफिस लिखा हुआ है, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, एरिया ऑफ जेट है, जिसको एक्चुअल एरिया हम एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल एरिया जो है थोड़ा कम होता है जेट का, क्यों? कि जेट जो है थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू जिस बिना कॉन्ट्रैक्शन मैंने बोला था उसकी वजह से। और जो थ्योरेटिकल है वो क्या है, इन थियरी तो जो है जेट जो है उसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए, ऑरिफिस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भले ये एक्चुअल एरिया ओवर थ्योरेटिकल एरिया नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ जेट लिखा हुआ है और एरिया ऑफ ऑरिफिस लिखा हुआ है, लेकिन ये है एक्चुअली एक्चुअल एरिया ओवर थ्योरेटिकल एरिया ही। ठीक है, तो ये आपने जो है अलग कर दिया, और ये जो है बेसिकली क्या है, सी वी ए ओवर वी टी, ये बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ ये जो है पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया, तो तीन कोएफिशिएंट हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया, कोएफिशिएंट सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये तीनों। आगे अब हमने पढ़ना है, अब जो टाइप्स जो हमने ऑरिफिस की क्लासिफिकेशन जो की थी उसमें दो थे, स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस। ठीक है, अच्छा अब स्मॉल ऑरिफिस क्या होता है, स्मॉल ऑरिफिस ये होता है कि जिसकी ओपनिंग जो है वो पीछे वाले हेड से जो है, वो जो हेड है उसका पीछे बना हुआ, वो उसकी ओपनिंग से 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर हो। यानी कि अगर आप की ओपनिंग डी है और ये एच है, तो 5D से बड़ा हो इसका हेड, हेड जो है वो उसकी ओपनिंग से 5 गुना से ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, वो होता है स्मॉल ऑरिफिस। ये लिखा भी हुआ है कि एन ऑरिफिस इज कंसिडर्ड स्मॉल इफ द अवेलेबल हेड इज मोर देन 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑरिफिस। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑरिफिस कौन सी है, क्रेस्ट से लेकर ऑरिफिस के टॉप तक का डिस्टेंस, ये डी में शो करवाया हुआ। जबकि लार्ज स्मॉल ऑरिफिस को से डिस्चार्ज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने का एरिया। ऐसे मैं बता दूँ इसके ऊपर से, डिस्चार्ज का फार्मूला वही है, Q इज इक्वल टू ए इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो वेलोसिटी होती है ना बेसिकली वो तो इक्वल टू होती है अंडर रूट, मैं इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट SQRT और 2GH, ये होता है बेसिकली वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है ना, ये वाला जो है ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2GH। सही है, ए जो है, अब आप अगर इसको ऊपर पुट करो तो क्या बन गया, Q इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको पता है इस बात का, जो आपने ये जो एरिया लिया हुआ है, ठीक है, ये एरिया जो है ये कौन सा वाला एरिया है, ये आप सपोज कर बैठे हो कि जनाब कि ये तो जी आपने जो है वो वही एरिया लिया है जो कि बेसिकली एरिया जो है ना जो थ्योरेटिकली आता है। ठीक है ना, जो थ्योरेटिकली एरिया आता है आपने ये वही लिया हुआ ना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है, ये भी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। ठीक हो गया, तो जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है वो कौन सा डिस्चार्ज आ रहा है, आपका ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आता है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना आपने फार्मूलों से फाइंड की है। अब थ्योरेटिकल चीज़ को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया ना आपके पास, ये वाला थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो आपके पास ये वाला आया है, मैं इसको QT बोल देता हूँ। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है ना, क्योंकि एरिया जो है आपने फार्मूले से फाइंड किया, कौन से फार्मूले से फाइंड किया, एरिया इससे फाइंड किया है या इससे फाइंड किया है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है आपका कौन सा वाला एरिया है, थ्योरेटिकल एरिया है। और जो अगली वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, ये सारी की सारी जो अपने आगे वाली फाइंड किया है अंडर रूट ऑफ 2GH, ये भी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। तो ये सारा डिस्चार्ज है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, अच्छा अब इसको जो है अगर आपने एक्चुअल में कन्वर्ट करना है इस डिस्चार्ज को, तो फिर आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। हमने अभी ये पढ़ा कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को अगर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकलता होता है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो है ना निकल आया करता है। तो ये आपने जो है यहाँ पे साथ में CD को मल्टीप्लाई किया इसमें। आई होप कि ये कितनी मुश्किल बात नहीं है। ये क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ ऑरिफिस, ये CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और H जो है ये क्या है,
ये हेड है, कहाँ से लेके ऑरिफिस के सेंटर से लेके बॉटम लेवल तक का डिस्टेंस। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर कोई है तो आपने मुझसे पूछना है, इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो यू डोंट नीड टू शाय अवे। अच्छा, अब लार्ज ऑरिफिस। लार्ज ऑरिफिस जो है वो क्या है, वो सिंपल इसके इक्वेशन के उलट है। क्या कहता है वो जी, कि आपका जो बेसिकली ये हेड है ये लेस देन हो 5D, ठीक है, यानी कि आपकी ओपनिंग से जो है ना वो लेस हो 5D, ठीक है, आपका हेड जो है अवेलेबल हेड इज लेस देन द 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑरिफिस, ठीक है। ये बेसिकली आपका कौन सा वाला है, लार्ज डिस्चार्ज है, इसमें कोई कंफ्यूज मत करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से डिस्चार्ज फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इससे डिस्चार्ज फाइंड करने का फार्मूला जो है ना ये वाला है, एक्चुअल डिस्चार्ज को फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज जब भी आप फाइंड करोगे ना तो याद रखना अंदर CD लाजमी लिखा हुआ होगा, इसी वजह से, ठीक है। वरना अगर CD नहीं लिखा हुआ तो फिर वो एक्चुअल डिस्चार्ज नहीं है, वो क्या है, वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक। तो ये चूँकि एक्चुअल किया हुआ है तो ये 2/3 CD B क्या है इसका, ये B बेसिकली जो है ना वो विड्थ ऑफ द ऑरिफिस है, यानी कि ये विड्थ ऑफ द ऑरिफिस, यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस, ठीक है। विड्थ ऑफ द ऑरिफिस अंडर रूट ऑफ 2G H2 माइनस H1 दोनों की रेस्ट पावर 3/2। अभी H2 क्या है, H1 क्या है, ये है H1 यानी कि ऑरिफिस के टॉप से लेके बॉटम लेवल तक का डिस्टेंस, और H2 क्या है, ऑरिफिस के बॉटम से लेके बॉटम लेवल तक का डिस्टेंस, ठीक है। लार्ज ऑरिफिस की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी अपनी वैल्यूज पुट की इन मीटर्स, विड्थ भी मीटर में आ गई, ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, जी जो है मीटर पर सेकंड में आ गई, CD जो है डायमेंशनलेस है, इसका ये जो कोफिशिएंट है तो ये डायमेंशनलेस, सबको पुट करना है और वैल्यू जो है आपने ऑरिफिस की डिस्चार्ज की आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है कि जी अगर ये लिखा हुआ हो Q इज इक्वल टू 2/3 B इन रूट ऑफ 2G इंटू H2 रेस्ट पावर 3/2 माइनस H1 रेस्ट पावर 3/2, तो ये किसका फार्मूला है, चूँकि इसमें CD नहीं लिखा, मैंने CD में नहीं बोला, तो ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ रहेगा, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज जब भी कहीं पे आपने फाइंड करना है, और एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, जो कि आपने आपका एक्चुअली बह रहा होता है, ठीक है। मैं पेपर में आपको जब भी लिखूंगा कि फाइंड द डिस्चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ द ऑरिफिस, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्चुअल फाइंड करना है या आपने थ्योरेटिकल फाइंड करना है, ठीक है। आपने देखना है CD को, अगर CD गिवन है तो फिर क्या करना है, आपने आपने एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करना है, और अगर CD गिवन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को फाइंड करना है। मतलब मैंने क्या बोला, इट ऑल डिपेंड्स ऑन CD, अगर गिवन है सवाल के अंदर तो फिर एक्चुअल, और अदरवाइज आपने थ्योरेटिकल। ये है जी आपका पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये था लार्ज ऑरिफिस। अच्छा, अब आगे जो है थोड़ा चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो मैं अगले वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट जो है उसमें जो चंक है उसमें अपलोड करता हूँ। स्टे ट्यून्ड।